क्या किस तरीके से प्रभावित करती है। सबसे पहले जनसंख्या के जो उसकी पृष्ठभूमि है उस पर प्रकाश डालते हैं। जनसंख्या एक ऐसा तत्व है, अगर जनसंख्या बैलेंस वे में बढ़ रही है किसी भी देश की, तो वह राष्ट्र विकास की तरफ उन्मुख हो सकता है। जैसे कि यूरोपियन राष्ट्र हैं, यूरोपियन देश जो हैं वो इस तरीके के ही देश हैं, और हमारा इंडिया है यहाँ पे इम्बैलेंस जो है पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो संसाधनों के एवज में जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। और दूसरी समस्या ये आती है, पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसके कुछ नेगेटिव भी होते हैं, इफेक्ट आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं। तो हमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पे चर्चा करनी है। इसमें सबसे पहले जैसे कि रेज प्रोडक्शन, जब जनसंख्या बढ़ती है तो काम भी ज़्यादा करती है, यानी उनके रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा मुहैया कराने होते हैं। अगर रोज़गार के अवसर सरकार पर्याप्त मात्रा में मुहैया करा देती है तो डेफिनेटली देश की जो आर्थिक विकास दर है वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। कृषि के क्षेत्र के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस समय देखने को मिला कि जो एक तरह से नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल होता था, बाद में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा, और खेती के जो पहले लोहे के फाल वाले हल इस्तेमाल नहीं होते थे, पहले लकड़ी के हल इस्तेमाल होते थे, अब लकड़ी के हल की जगह लोहे के फाल वाले इस्तेमाल होने लगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का और भी एडवांसमेंट देखने को मिला। पहले सिर्फ 4 बार जुताई का काम होता था, अब जुताई का काम बहुत बार होने लगा। सिंचाई की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई, और जो आधुनिक जैसे फव्वारे या फिर विभिन्न तरह की जो खेती की सिंचाई के तौर तरीके हैं उनसे लाभ पहुंचा। और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग, और इसके अलावा जो जुआ होता है, जो बैल की गर्दन पे पहले रखा जाता था, अब गर्दन की बजाय उसे बैल की पीठ पर रखा जाने लग गया, जिससे बैल ज़्यादा ताकत लगा करके अपना काम कर सकता था और ज़्यादा कार्य करके दिखा सकता था। इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी, पहले वायु पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था, अब आयात निर्यात के अंदर या नावों के जरिए भी सामान को ढोया जा सकता था, और पाल वाली नौकाओं का इस्तेमाल इस समय किया जाने लग गया था। किसान भी अगर मान लीजिए कि किसान के खेत नदी के पार पड़ते हैं तो उस क्षेत्र से और इस क्षेत्र में आने के लिए नाव का इस्तेमाल वो कर पाते थे। न्यू मेथड्स इन लैंड यूज, नए तौर तरीके जमीन के इस्तेमाल होने लगे। पहले 2 खेतों के भूखंड इकट्ठे करके खेती करते थे, अब 3-3 जो टुकड़े इकट्ठे करके खेती की जाने लगी। इससे उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला गया। और इसके बाद इंक्रीज ट्रांजैक्शंस, जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के बीच वस्तुओं का लेन देन बढ़ता है, पैसों का लेन देन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आपस में लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, बहुत ही अधिक बढ़ता चला जाता है। ग्रोथ ऑफ टाउन्स, और जनसंख्या के ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है, या तो फिर वो गांव में रहेंगे या फिर शहर में रहेंगे। तो उस समय की मांग ही यही थी कि शहरों का विकास ज़्यादा हुआ, क्योंकि पढ़े लिखे युवा और कौशल युक्त युवा ये शहरों के अंदर जाकर के रहने लगे, नए टाउन्स का विकास होने लगा। कुछ मेडिकल हब बने, कुछ जैसे रिलीजियस सेंटर के यहाँ पर जैसे कैथीड्रल वगैरह में ज़्यादा उनका इस तरह के टाउन्स का इस्तेमाल देखा गया। इसके बाद है सोशल इफेक्ट्स, सामाजिक प्रभाव। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, ये हमने अभी तक इसमें जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हमने पढ़े, इसके अंदर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इकोनॉमिक इफेक्ट्स की हेडिंग हम बना सकते हैं इसकी। यहाँ टॉपिक फर्स्ट आपका है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ये है आपका। तो इसके अंदर ये सभी इफेक्ट्स हमारे सामने आए, उस समय बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है सोशल इफेक्ट्स में समाज के अंदर क्या क्या बदलाव आए, तो रिलैक्सेशन ऑफ बर्डन्स। उस समय क्या था कि लॉर्ड और सामंत गांव के अंदर अपना पूरी तरीके से बंधन में बांध के किसानों को दबाव में रखते थे, उनसे कर वसूल करते रहते थे, उनसे धार्मिक कर भी वसूल करते थे, उनसे डायरेक्ट टैक्स भी वसूल करते थे, टाइल और टाइड दोनों टैक्स लेते थे। तो एक तरह से गांव के जो पढ़े लिखे युवा थे वो अपने माता पिता को छोड़ करके या गांव में रिहाइश को छोड़ करके शहरों में जाकर के रोजगार प्राप्त करने लगे, और उनका जो बर्डन उन पे था उस बर्डन को उन्होंने
मुक्ति प्राप्त कर ली। सेकंड पॉइंट था न्यूमेरिकल ग्रोथ ऑफ पीजेंट्स, बड़ी संख्या में किसानों की संख्यात्मक आंकड़ा बढ़ता चला गया, यानी उनकी जो संख्या है उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला, और इससे किसान की पर्याप्त मात्रा में किसानों की वृद्धि होने की वजह से वो लोग काम भी ज़्यादा कर पाते थे। इसके बाद आता है कल्टिवेबल लैंड इंक्रीज। जब किसानों की संख्या बढ़ती है या वर्कर्स की संख्या बढ़ती है तो उत्पादन क्षमता में डेफिनेटली इजाफा होता ही है। तो यहाँ भी कल्टिवेबल लैंड, जो किसानों का डायरेक्टली इस पर प्रभाव था, कल्टिवेबल लैंड का इजाफा देखने को मिला, और जो खेती योग्य भूमि थी जंगलों को काट काट करके और नए वन क्षेत्र का विकास किया गया, नए अरेबल लैंड को बनाया गया, और उसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का इस्तेमाल किया गया, कुछ जगह केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, और भी बहुत से तौर तरीके थे उनका इस्तेमाल इस समय किया गया। इंक्रीज प्रोडक्शन, और सबसे बड़ी बात आती है कि इसके अंदर उत्पादन डेफिनेटली बढ़ता चला गया। पहले उत्पादन बहुत ही लिमिट में था, अब जनसंख्या बढ़ गई तो उसकी खपत भी ज़्यादा थी, इसलिए उत्पादन बढ़ाना निहायत ज़रूरी था, और वो डेफिनेटली हो पाया। इसके बाद आता है रिजल्ट्स ऑफ फॉल इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के जो गिरावट के या उनकी संख्यात्मक आंकड़े के गिरावट के क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए हैं। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज, लोगों की संख्या, खास तौर पे पीजेंट्स की संख्या और वर्कर्स की संख्या घटती चली गई, ये एक बड़ा रीजन रहा। और जितनी संख्या उनकी घटी तो काम जो डिपेंड इन लोगों पे था, जैसे किसान है खेती का काम करता है, वर्कर है विभिन्न तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, या फिर खेतों में काम करता है, फिर फैक्ट्रियों में काम करता है, वो सारे काम ठप हो गए और एक तरह से अर्थव्यवस्था को एक बंधन लग गया, एक रुकावट हो गई, एक आर्थिक महामंदी का शिकार देश बन गया। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ गुड्स ड्रॉप्ड, यानी जो वस्तुएं जो किसान की उपज खेतों के अंदर पैदा हुई उसके उचित दाम उसको नहीं मिल पाए, उसके दाम कम होते चले गए, इसलिए उसकी बचत भी नगण्य रह गई। वेजेस रेट्स रोज टू 150%। और इसके अलावा क्या रहा कि मजदूरों ने, जितने भी लोग ब्यूबोनिक प्लेग में मारे गए या फिर अकाल में मारे गए, फेमाइन बहुत जबरदस्त वहां पर देखने को मिले, ब्यूबोनिक प्लेग वहां पे देखने को मिली, तो वहां बहुत बड़ी संख्या में मजदूर और किसान मारे गए थे। मजदूरों ने इस मौके का, बचे हुए मजदूरों ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि उनको पता था कि किसान मजबूर है, औद्योगिक जो नियोक्ता है वो मजदूर है, उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी, और इसलिए उन्होंने अपने मजदूरी के रेट बढ़ा दिए, जो कि 250% तक लगातार बढ़ते चले गए। तो बड़ा इसमें चेंज देखने को मिला। इन दोनों टॉपिक्स को हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका जनसंख्या के जो पॉजिटिव इफेक्ट रहे, सोशल या फिर इकोनॉमिक या फिर नेगेटिव, उन पे सब पे डिस्कस हम कर सकते हैं। इसके अंदर जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट देखने को मिला, आत्मनिर्भर बनने के लिए मानव सभ्यता ने अपना विकास किया। इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग, जुए का इस्तेमाल जो बैलों के साथ में करते थे तो उन जुए का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा देखने को मिला, यानी अब जुआ जो गर्दन के जो बैल की गर्दन पर लगाया जाता था, अब वो कंधे पर लगाया जाने लगा, उससे बैल ज्यादा ताकत लगा सकता था। इसके बाद आता है इंक्रीज यूज ऑफ विंड और वाटर, यानी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल और वाटर का इस्तेमाल, यानी बहुत ज्यादा एक तरह से वाटर एनर्जी का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल उस समय होने लगा। इसके बाद आता है न्यू मेथड्स इन लैंड यूज, इसके अंदर नए नए तौर तरीके, जमीन के इस्तेमाल के नए नए तौर तरीके सामने आए। कुछ स्थानों पर पहले जहां खेती होती थी उस जगह पर अब नए नए शहर बसने लगे, कुछ औद्योगिक शहर बने, कुछ चिकित्सा के हब बने, कुछ शिक्षा के केंद्र के रूप में डेवलप हुए, कुछ रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुए। इंक्रीज ट्रांजैक्शंस, लोगों के बीच लेन देन, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से उनके बीच का लेन देन बढ़ता चला गया। इसके बाद ग्रोथ ऑफ टाउन्स, इसके अंदर ये था बेटा कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो कस्बे हैं उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा तेजी से होती चलेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके रहने के लिए भी जगह चाहिए। इसके बाद जो सामाजिक प्रभाव हैं उन पे चर्चा करते हैं। इसमें सामंतों का लोड का जो प्रभाव था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे शोषण करते थे आम जनता का गाँव में, अब वो शोषण से मुक्ति मिली, क्योंकि युवा लोग गांव छोड़ करके शहरों में अपने फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए आ गए। न्यूमेरिकल ग्रोथ ऑफ पीजेंट्स, इसके अंदर आपको करना है कि किसानों की जो संख्या थी वो पहले की अपेक्षा कम हो गई थी।
पहले की अपेक्षा बढ़ गई थी। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल ग्रोथ ऑफ पीजेंट्स, इसमें किसानों की संख्या बढ़ गई थी। तो किसानों की संख्या बढ़ी तो उनका डेफिनेटली उसका इफेक्ट खेती पर पड़ेगा, खेती और भी ज़्यादा उत्पादन लायक बनाई गई होगी, क्योंकि मजदूर वर्ग या किसान वर्ग जब बढ़ता है या उसकी संख्या बढ़ती है तो उनका उत्पादन भी बढ़ता है। कल्टिवेबल लैंड इंक्रीज, ये भी इसी का एक इफेक्ट है कि जब किसानों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने कल्टिवेबल लैंड को इंक्रीज किया, अरेबल लैंड को डेवलप किया, नए नए जो खेती के क्षेत्र थे उनको विकास करने की कोशिश की, जंगलों का नाश करके, जंगलों को काट करके उस क्षेत्र के अंदर खेती करने लगे। इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया गया ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसमें रिजल्ट्स जो है, जो जनसंख्या की गिरावट के जो रिजल्ट हैं हमारे सामने हैं, उसके परिणाम में सबसे पहला है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज, संख्यात्मक आंकड़ा नीचे आ गया। इसके बाद पीजेंट्स और वर्कर्स की संख्या कम हो गई, इन पे डिपेंड रहने वाले जो व्यवसाय हैं वो पूरी तरीके से ठप हो गए। प्राइस ऑफ गुड्स ड्रॉप, वस्तुओं के जो दाम थे वो नीचे गिर गए। वेजेस रेट्स और जो मजदूरी की दर थी वो 250% तक बढ़ गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कैथीड्रल टाउन्स। ये कैथीड्रल टाउन्स जो हैं ये कहाँ बनाए गए थे? ये मध्यकालीन यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर डेवलप हुए। ये चर्च को ही कैथीड्रल टाउन कहा जाता है। कैथीड्रल टाउन के अंदर बड़े बड़े चर्च बनाए जाते थे। इन चर्च के अंदर धार्मिक रूप से पूरी तरीके से मतलब लोगों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए चर्च बनाए गए थे। उन चर्च के अंदर जैसे ही इनका निर्माण काम शुरू होता था तो छोटा टाउन वहां पे उसके साथ में बसने लगता था। जैसे ही उसका निर्माण काम पूरा हो जाता तो बड़ा शहर डेवलप हो जाता था। ये अक्सर एकांत में बनाए जाते थे और इस तरीके से बहुत से कैथीड्रल टाउन बनते चले गए। जहां कैथीड्रल बनता था इसके अंदर रंग बिरंगे कांच इस्तेमाल करते थे। रंग बिरंगे कांच की विशेषता थी, अगर सूर्य के प्रकाश के दिन के समय सूर्य के प्रकाश अगर उन पे पड़ता था तो अंदर रंगीन रोशनी नजर आती थी, और ठीक रात में इसके अपोजिट होता था। अगर अंदर की तरफ मोमबत्ती जल रही होती थी तो उसका प्रकाश बाहर की तरफ नजर दिखाई पड़ता था। ये दूर से दिख जाता था। इसकी हाइट काफ़ी रखी जाती थी। इसके जो शिखर होता था वो नुकीला रहता था। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को एक साथ बैठ करके और बिशप और धर्माधिकारियों के प्रवचन सुनने का मौका मिलता था। इसमें घंटियों की आवाज़ आती थी जो कि आसपास के लोगों को प्रार्थना के समय से अवगत कराती थी, और इस तरह से लोगों का रुझान बढ़ता चला गया। और कैथीड्रल जो टाउन्स थे उनका डेवलपमेंट करने में जो रिच मर्चेंट्स थे उनका खास तौर पे योगदान रहा। धन्यवाद।